हे हेलो मेरे सी एंटर के दोस्तों। तो आज अपन अपने सी एंटर की रेक्टाफिकेशन बैच के लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 13, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जो पूरा का पूरा यूट्यूब पे फ्री है, तो मैं आपको बता दूं, इस रेक्टाफिकेशन रिवीजन में अपन पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं। मतलब जिस चीज से आपको मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिशन आएगी, रैंक आएगी, अपन उस पर फोकस करने वाले हैं। और ऑडिट के अंदर वो होती है रेक्टाफिकेशन। रीजन बीइंग आईसीआई को चाहिए एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट कीवर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा कि समझना नहीं है, समझना ऑफकोर्स है, पर अभी अपने पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो मैं ये तुमसे आशा कर रहा हूँ, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको दे रहा हूँ कि समझना तुमको है। और समझना ऑडिट को कोई सी एंटर के लेवल पे बहुत बड़ी बात नहीं है। सी एंटर के लेवल पे तुम इजीली समझ सकते हो, एक बार रीड करके भी तुम करोगे तुमको मतलब समझ में आ जाएगा। पर मेन जहां पे आईसीआई गेम खेल जाता है वो होता है रेक्टाफिकेशन, और बच्चे वो नहीं कर पाते। इसीलिए उसके लिए मैं आपकी थोड़ी मदद करने आया हूँ। और इतनी मेरी गारंटी, इस वीडियो के साथ बने रहो, पूरा जो जितनी भी ऑडिट है आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रटवा दूंगा। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13। और ये जो पीडीएफ है वो आपको फ्रीली मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यार। ओके, चलो। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे एक तो अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद थोड़ी चिंदी बिंदी इंडस्ट्री लाइक होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ट्रस्ट, स्कूल्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे। वो आएगा, सब पढ़ेंगे, चलो ठीक है। वैसे मैं पूरा रट्टाफिकेशन पे जाऊंगा, पर इसमें मैंने ये टॉपिक एक रख दिया नॉन रट्टाफिकेशन वाला, एमसीक्यू पर्पस के लिए, कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। जनरली हर जगह जो ऑडिट करता है ना, जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। चाहे कंपनीज एक्ट की बोलो, इनकम टैक्स एक्ट की बोलो, या जो भी ऐसा हो, जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। पर या जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाले ऑडिट है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी कुछ बंदे कर सकते हैं। कौन कर सकता है कुछ बंदे चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी? पर्सन होल्डिंग ए गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स। जो भी पर्सन के पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है, जो गवर्नमेंट डिप्लोमा है कोऑपरेटिव अकाउंट्स का, या फिर गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव एंड अकाउंटेंसी, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट, या फिर गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कॉर्पोरेशन एंड अकाउंटेंसी, वो बंदा भी ऑडिटर बन सकता है इनका। और इसका ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एमसीक्यू में आएगा, ये पॉइंट ध्यान में रख लेना। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी बोल देगा कि इसने ऑडिटर अपॉइंट करा, नहीं भाई गलत, रजिस्ट्रार ही करेगा। जैसे अपनी कंपनीज के लिए आरओसी वगैरह इस टाइप की चीजें होती है ना, वैसे इसके लिए रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, अब ये ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, फॉलोइंग इंक्वायरी करनी पड़ेगी ऑडिटर को। अगर तुमने कंपनीज एक्ट की मेरी वीडियो देखी हो, कंपनीज एक्ट के अंदर मैंने तुमको बोला था कि ऑडिटर को सेक्शन 143 के अंदर ये इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ये इंक्वायरी याद आ रहा है तुमको? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ तुमको याद आ रहा है? जो मैंने तुमको बोला था कि ये इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ए से एडवांस, बी से बुक्स ऑफ एंट्री, सी से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डी से डिपॉजिट, डी से एक्सपेंस, एफ से फॉर कैश। मैंने तुमको याद कराया था सेक्शन 143 की सारी इंक्वायरी। अगर तुम भूल गए हो तो कुछ नहीं कर सकते, भूल गए तो वापस कराएंगे भी फटाफट से। पर सीओडी पॉइंट इधर खा गए ये लोग, बाकी पूरा का पूरा सेम इंक्वायरी मारनी है, पूरी की पूरी जो मैंने तुमको वहां पढ़ाई थी। ए से एडवांस, एडवांस सिक्योर होने चाहिए और प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए कंपनी के। बी से बुक्स की जो एंट्रीज है वो प्री जुडिशियल नहीं होनी चाहिए कंपनी की। सी नहीं है, डी नहीं है। ई से एक्सपेंस, ई से एक्सपेंस जो पर्सनल एक्सपेंस है पीएनएल पे चार्ज नहीं होगा। एफ से फॉर कैश, जो भी सिक्योरिटी इशू करिए वो फॉर कैश इशू करिए, और अगर कैश उसका रिसीव नहीं हुआ है तो करेक्ट पोजीशन शो करना है फाइनेंशियल्स के अंदर। ए से एडवांस, बी से बुक्स एंट्री, सी नहीं है, डी नहीं है, ई से एक्सपेंस, एफ से फोरकेश। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए अपने। ऑडिट रिपोर्ट, सी भाई ऑडिट रिपोर्ट तो नॉर्मल है। ऑडिट रिपोर्ट पे क्या लिखेगा बंदा? ऑडिट रिपोर्ट में वो ओपिनियन देगा कि बैलेंस शीट और पीएनएल थ्रू एंड फेयर है, बैलेंस शीट पीएनएल थ्रू एंड फेयर, ये तो देगा। पर एक और चीज मैंने तुमको, अगर तुमने मेरा बैंक ऑडिट का लेक्चर देख लिया है, तो बैंक ऑडिट लेक्चर के अंदर भी सेम टॉपिक पे मैंने तुमको बताया था कि ऑडिटर क्या करेगा। ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट बनानी होगी तो वहां पे क्या क्या चीजें चेक करेगा और क्या क्या बताएगा ऑडिट रिपोर्टर को रिपोर्ट में? वो बोलेगा कि मैंने ब्रांच की एक रिटर्न मंगाया, मैंने ब्रांच का एक रिटर्न मंगाया, उसमें सारी ट्रांजेक्शन मंगा ली, उसमें सारी ट्रांजेक्शन ले ली, सारी ट्रांजेक्शन सारी इंफॉर्मेशन मंगा ली, सारी ट्रांजेक्शन सारी इंफॉर्मेशन मंगा ली। क्योंकि ट्रांजेक्शन और इंफॉर्मेशन से ही तो बैलेंस शीट पीएनएल बनता है, ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन से तो बैलेंस शीट पीएनएल बनता है, और इन्हीं की तो ऑडिट करनी है। तो मैंने ब्रांच के सारा रिटर्न मंगा लिया, उस रिटर्न के अंदर सारी ट्रांजेक्शन एंड इंफॉर्मेशन मंगा ली जिससे बैलेंस शीट पीएनएल बनता है। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन मंगा ली उस जिससे सारी ब्रांच से एक रिटर्न मंगा ली जिससे सारी ट्रांजेक्शन सारी इंफॉर्मेशन मंगा ली जिससे बैलेंस शीट पीएनएल बनता है। यहाँ पे भी सेम है, ब्रांच की सारी इंफॉर्मेशन मंगा ली, ब्रांच से एक रिटर्न मंगा लिया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन मंगा ली। यहाँ पे बस यहाँ पे ट्रांजेक्शन की जगह बुक्स वर्ड है, ट्रांजेक्शन बाकी बुक्स वर्ड, बाकी सब कुछ सेम है। ब्रांच की इंफॉर्मेशन मंगा ली एंड बुक्स मंगा ली जिससे बैलेंस शीट पीएनएल बनता है। ब्रांच की इंफॉर्मेशन मंगा ली क्योंकि ब्रांच की इंफॉर्मेशन से बुक्स बनेगा, फिर बुक्स से बैलेंस शीट पीएनएल बनेगा। ब्रांच की इंफॉर्मेशन से बुक्स बनेगा, बुक से बैलेंस शीट पीएनएल बनेगी, ब्रांच की इंफॉर्मेशन से बुक्स बनेगी, बुक से बैलेंस शीट पीएनएल बनेगा। सेम वही है।
रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस की मैंने ऑडिट रिपोर्ट मंगा ली, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, और मैंने उसको कैसे डील करा ऑडिटर में वो बताऊंगा इनको। मैं बताऊंगा कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मुझे मिल गई जो मुझे ऑडिट के लिए चाहिए थी। इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट P&L बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल सही है और बैलेंस शीट P&L बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली होते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑडिट रिपोर्ट वाला पॉइंट। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑडिट पे। गवर्नमेंटर ऑडिट हो गई क्या, आर हटाओ, इसका आर हटाओ। गवर्नमेंट ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। ऑडिट कौन करता है भाई, ऑडिट सीए करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट बोल रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या, गवर्नमेंट ऑडिट क्यों करा है, सीए। भाई हमारा धंधा कैसे खा जाओगे तुम लोग। ऑडिट कौन करता है, सीए करता है। ऑडिट कौन करता है, सीए करता है। तो भाई सीए की रिक्वायरमेंट तो ना हर जगह होगी, चाहे तुम पॉलिसी बनाओ या फंड मैनेज करो, सीए को तो रखना ही पड़ेगा। चाहे तुम पॉलिसी बनाओ या फंड मैनेज करो, सीए को तो रखना ही पड़ेगा। चाहे तुम पॉलिसी बनाओ या फंड मैनेज करो, सीए को तो रखना ही पड़ेगा। वो बोल रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट ऑडिट कराने का, हम नहीं कराए तो बोलेगा भाई ऑडिट सीए करता है। और चाहे तुम पॉलिसी बनाओ या फंड मैनेज कराना हो तुमको, सीए को तो रखना ही पड़ेगा। चाहे तुमको पॉलिसी बनाना है, फंड मैनेज करना है, सीए को तो रखना ही पड़ेगा। अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है, गवर्नमेंट की जो अलग अलग तरह की पॉलिसी होती है, तो वो जो सीए होगा, तो वो सीए गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज इवेल्युएट करेगा कि जो पॉलिसी बना रखी है गवर्नमेंट तुमने वो सही तो है ना, टैक्स कलेक्शन वगैरह की पॉलिसी, इस पे टैक्स लगना चाहिए, इस पे नहीं लगना चाहिए, और असली के अंदर वो पॉलिसी काम भी कर रही है, उसमें बहुत सारे बग है, ऐसी चीज देखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग एंड पब्लिक फंड, अकाउंटिंग एंड फॉर पब्लिक फंड, जो भी पब्लिक का पैसा है, लाइक टैक्सेस वगैरह जो अपने दिए हुए है, तुम तो नहीं देते हो, तुम तो कितना भी कमा लो, ऐसे खराब लोग हो, पर मेरे जैसे शरीफ लोग जो थोड़ा बहुत टैक्स देते, वो टैक्स देते पब्लिक की भलाई के लिए। ऐसा नहीं कि वो जो टैक्स भर के खुद के घर में फॉर्च्यूनर खड़ी कर रहे हैं, जीप खड़ी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं दे रहे टैक्स। तो उस फंड की, जो पब्लिक का फंड है, अपना जो फंड है, उसकी अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगा। तो उसकी अकाउंटिंग कर लेगी, वो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर पता पड़ेगी। करेक्टिव एक्शन, कोई भी लोअर लेवल पे कोई गलतियां चल रही है, कोई भी बग वग चल रहे हैं, इंटरनेट कंट्रोल वीक है या कुछ भी ऐसा ब्राइबरी वगैरह चल रही है, तो वो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा सीनियर लोगों को, सीनियर लोग फिर उसको निपटाएंगे, सही करेंगे उसको। एडमिनिस्ट्रेशन सही तो चल रहा है ना, वो सारी चीज चेक करेगा। ठीक है, तो पॉलिसी बनानी है, फंड मैनेज करना है, सीए को तो रखना ही पड़ेगा। सी से करेक्टिव एक्शन, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, सी से करेक्शन एक्शन, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्यूटीज ऑफ सीएनडीजी। सीएनडीजी की क्या ड्यूटीज होती है भाई, सीएनडीजी की ड्यूटी मैंने दो तरीके से बांट दी, अगर तुमको पता हो तो। सीएनडीजी माई बाप होता है गवर्नमेंट कंपनी का एंड स्टेट यूनियन वगैरह का, ये रहा यूनियन स्टेट वगैरह का माई बाप होता है इनका। तो मैंने इनको दो तरह से बांट दी, एक अकाउंट्स एक ऑडिट, एक अकाउंट्स एक ऑडिट, एक अकाउंट्स एक ऑडिट। जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है गवर्नमेंट और कंपनी को, या फिर स्टेट यूनियन टेरिटरी वगैरह, इनको जितनी भी बुक्स अकाउंट्स वगैरह रखनी है, वो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करनी है। वो कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करनी है वो सीएनडीजी बताएगा, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करनी है वो सीएनडीजी बताएगा। ऑडिट, ऑडिट भाई तुम देखो, ऑडिट जितनी भी ऑडिट है, जितनी भी तरीके की ऑडिट है, सारी ऑडिट, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन जैसे एक्सपेंडिचर ले लो तुम, रिसिप्ट ले लो, इनकम ले लो, रिसिप्ट ले लो, इनकम ले लो, बैलेंस शीट P&L ले लो, बैलेंस शीट P&L ले लो, लोन लाइबिलिटी ले लो, ये कुछ भी नॉर्मल नॉर्मल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट इनकम, ये नॉर्मल तुम याद तो नहीं कराना, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट इनकम बैलेंस शीट P&L, इनकी तो ऑडिट होती है। लोन, सबकी ऑडिट सीएनडीजी कराएगा। या फिर किसी कंपनी को गवर्नमेंट ने लोन दे रखा हो, ग्रांट दे रखी हो, तो उसकी ऑडिट भी, कोई भी एंटिटी को गवर्नमेंट ने सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रखा है, तो उसकी ऑडिट भी सीएनडीजी कराएगा। CNDG shall audit and report on all expenditure, all transaction, all expenditure, balance sheet P&L, all trading P&L, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ये रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर सब कुछ, जितने भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन और जो P&L बैलेंस शीट वगैरह है इनके, receipt and expenditure of an entity which is substantially financed by the government means consolidated fund of India, या फिर लोन एंड ग्रांट दे रखा है किसी को भी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। ऑडिट ऑफ ऑल रिसिप्ट पेबल इनटू कंसोलिडेटेड फंड में जो रिसिप्ट आनी चाहिए थी वो उसी के अंदर गई ना, गवर्नमेंट नेता के अकाउंट में तो नहीं चले गई। ऑडिट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, तुमको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सो ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तुमको पता है ना एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स के अंदर अलाउ होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं। पर जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है, वो पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अपना प्रॉफिट डिवाइड करती है, वो एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो अलाउ नहीं होता, वो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो जब भी एक्सपेंडिचर की बात आए तो अपन को बोलना है पार्टनरशिप फर्म है ना, वो अगर पीएसआर के अंदर प्रॉफिट बांटेगी, पार्टनरशिप फर्म है ना, अगर वो पीएसआर के अंदर प्रॉफिट बांटेगी तो वो डिसअलाउ होगा, वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जो भी एक्सपेंडिचर की बात आई तो अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म है ना, वो अगर पीएसआर के अंदर प्रॉफिट बांटेगी ना तो वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो अलाउ नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म है ना, वो अगर पीएसआर के अंदर प्रॉफिट बांटेगी ना तो वो एक्सपेंस नहीं है, वो अलाउ नहीं होगा। वैसे
PSR, PSR 3 P होगा एक तरह से PSR, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोविजन ऑफ फंड, ऐसे सैंक्शन, RC रूल्स। साथ बोलो, साथ साथ बोलो, मैं समझाऊंगा तुमको, ये दोनों नीचे आएंगे, ये समझा दूंगा। बाकी ये है ऑडिट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंड, जिसके लिए प्रोविजन बनाया था अपन ने फंड के लिए, इस ये ब्रिज बनाना है यहाँ पे, उसके लिए प्रोविजन बनाया था कि इस ब्रिज के लिए 1 लाख रुपए में प्रोविजन बना के रख रहा हूँ, तो ब्रिज के लिए ही वो पैसे खर्च होंगे। सैंक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए, जो भी रूल्स एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से खर्चा होना चाहिए, अंधाधुन नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन वगैरह पास करके अथॉरिटी वगैरह उसी के हिसाब से खर्चा होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोप्राइटरी परफॉर्मेंस ऑडिट नीचे आ जाएगा, मैं बता दूंगा तुमको। PSR पार्टनरशिप फर्म का PSR, पार्टनरशिप फर्म PSR, पार्टनरशिप फर्म PSR, ठीक है ना। परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, P से प्रोविजन ऑफ फंड, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, P से परफॉर्मेंस ऑफ फंड, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, P से परफॉर्मेंस ऑफ फंड, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, P से परफॉर्मेंस ऑफ फंड, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, P से परफॉर्मेंस फंड, SR सैंक्शन रूल्स, SR सैंक्शन रूल्स, SR सैंक्शन रूल्स, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ठीक है। चलो नीचे, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर, ये यहाँ पे मैंने कट करा था, ठीक है, वो तुमको रेक्टिफाइड नोट्स ही दूंगा इसमें। जो भी रूल्स एंड ऑर्डर अलग अलग अथॉरिटी वगैरह पास करती है, कोई भी छोटी छोटी अथॉरिटी जो अंडर लोअर लेवल की अथॉरिटीज होती है, उनकी ऑडिट करनी पड़ेगी कि वो रूल्स एंड ऑर्डर तुमने जो पास करा, तुम्हारी औकात भी थी क्या ये रूल बनाने की, तुम्हारी औकात भी थी क्या ये रूल बनाने की, औकात थी तो क्या दिमाग भी है, तुम इतना जो रूल बना लोगे, ऑर्डर दे दोगे हम लोगों को, तुम्हारी औकात थी और तुम्हारे में दिमाग था क्या, तुम्हारी औकात और दिमाग दोनों होना चाहिए रूल्स एंड ऑर्डर, अगर तुम कुछ पास कर रहे हो तो तुम्हारे औकात और दिमाग दोनों होना चाहिए रूल्स एंड ऑर्डर। दिमाग मतलब ऐसा कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑर्डर, तुम इनकंसिस्टेंट ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हारा सीनियर बोल रहा है ये काम करो, तुम बोलो ये काम करो, तुम्हारा ऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर इनकंसिस्टेंट ऑर्डर हो रहा है, पहले तुमने बोला था ये काम करो, अब तुम बोलो ये काम करो, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या। सो औकात होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे में पावर होना चाहिए रूल बनाने का। इशूइंग अथॉरिटी प्रोसेस द नेसेसरी रूल मेकिंग पावर, दिमाग भी होना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट बनाओ, इनकंसिस्टेंट मत बनाओ, कंसिस्टेंट बनाओ, इनकंसिस्टेंट मत बनाओ जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, कंसिस्टेंट बनाओ, इनकंसिस्टेंट बनाओ जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स एज डिटरमाइंड बाय द सीएसी, नॉट कंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजन एनी लॉ, कोई भी प्रोविजन या किसी भी लॉ से वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो उसकी जो हायर अथॉरिटी ने बोला उसी उसके रूल से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो, ठीक है ना। एक तो औकात मतलब पावर होनी चाहिए, और कंसिस्ट दिमाग होना चाहिए, दिमाग मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा। ब्रेकअप ऑफ ऑडिट, अब जैसे किस किस के लिए रूल्स देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी देनी है ना, वो किस फंड से देनी है, स्टेट गवर्नमेंट फंड से या सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से, तो किस फंड से देनी है पहले ये पता करो, फिर वहां से विड्रॉ करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी देनी है वो किस फंड से देनी है, वहां से विड्रॉ करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी देनी है किस फंड से देनी है, वहां से विड्रॉ करो। गवर्नमेंट फंड को जो सैलरी देनी है किस फंड से देनी है, वहां से विड्रॉ करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी देनी है कौन से फंड से देनी है, वहां से विड्रॉ करो। अब यहाँ पे ये तीनों का पॉइंट का मतलब अलग अलग है, मैंने जोड़ दिया तुमको याद कराने के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो रिम्यूनरेशन दे रहे हो रूल एंड ऑर्डर के हिसाब से दे रहे हो, 7th कमीशन, 8th कमीशन, 9th कमीशन जो भी आते रहते हैं, 7वां वेतन, 8वां, 7वां, 9वां वेतन जो भी आता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो रिम्यूनरेशन दे रहे हो उसके हिसाब से ही देना पड़ेगा। कौन से फंड से पैसा देना, हर एक एक्सपेंडिचर का एक पैसा अलग फंड होता है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग फंड होते हैं, तो वो किस फंड से जाना चाहिए वो चीज देखनी पड़ेगी। विच फंड कैन बी यूज, ऐसा नहीं कि ये फंड तो इसके लिए काम के लिए यूज ले नहीं सकते तो भी ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विड्रॉ करने का जो प्रोसेस होता है वो फॉलो हो रहा ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि जब भी मर्जी पड़े क्रेडिट कार्ड लगा के पैसा निकालो, गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर दो, ऐसा थोड़ी ना कर सकता है कोई पार्षद वगैरह। एक पूरा प्रोसेस होता है सैंक्शन कराने का, उसको कराने का, वो फॉलो करना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किस फंड से पैसा देना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किस फंड से पैसा देना है, फिर वहां से विड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो नीचे, प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट का सीधा सीधा मतलब ये होता है जितनी डिमांड थी, जितना असली में एक्सपेंडिचर करना चाहिए था उतना ही एक्सपेंडिचर करो। ऐसे अंधाधुन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मत करो, अंधाधुन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मत करो, जितना एक्सपेंडिचर डिमांड करता है उतना ही करो, ठीक है ना। मेन मतलब यही होता है। अगर तुम्हारा खुद का पैसा होता, पार्षद को बोल रहे अगर तुम्हारा खुद का पैसा होता तो तुम क्या ऐसा अंधाधुन उड़ाते क्या, गवर्नमेंट का पैसा है हमारा पैसा इसलिए उड़ा रहे हो। खुद का पैसा होता उसको दिमाग लगा के खर्च करते ना, वैसे दिमाग लगा के खुद भी खर्च करो, दिमाग लगा के खर्च करो, कम से कम अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर करते हो फाइनेंशियल विजडम, दिमाग लगाओ, फाइनेंशियली दिमाग लगाओ, पहले उसके बात करो, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लगाओ। और अब ओकेजन ऑफ डिमांड, जितना डिमांड है उतना ही करो, एक्स्ट्रा मत करो, वेस्टफुल मत करो। खुद के खर्चे के लिए मत करो, गर्लफ्रेंड के खर्चे के लिए मत करो, खुद के खर्चे के लिए मत करो, गर्लफ्रेंड के खर्चे के लिए मत करो, ठीक है ना। जितनी डिमांड है उतना ही करो, खुद के खर्चे के लिए मत करो, गर्लफ्रेंड के खर्चे के लिए मत करो, मतलब पर्टिकुलर पर्सन, गर्लफ्रेंड होता है पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से मत करो। ओकेजन ऑफ डिमांड, ओकेजन ऑफ डिमांड, जितना डिमांड है उतना ही करो, और जितना खुद की मनी होती उसके हिसाब से करते, कि तुम्हारी मनी होती तो ये खर्चा तुम करते क्या, उस हिसाब से सोच के करो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद को एडवांटेज दे रहा है ऐसा खर्चा मत करो, खुद का पैसा खुद ही के लिए काम कर रहा है वो, मतलब गवर्नमेंट का पैसा खुद के लिए काम कर रहा है वो,
पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट के लिए नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर पूरी पब्लिक का पैसा पूरी पब्लिक में यूज आएगा। पर अनलेस अनलेस वो अमाउंट बहुत इनसिग्निफिकेंट है, किसको 10 रुपए दे दिया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं हुई, ठीक है। क्लेम फॉर अमाउंट इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, सिविल लॉ के अंदर कोई भी अमाउंट क्लेम कर सकता है कि ये अमाउंट हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, हमारी कम्युनिटी को उसको जरूरत है, और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वो अप्रूव कर दे कि हाँ ये इस कम्युनिटी के अप्रूव हो जाए, कम्युनिटी को दे दो, मतलब ये पैसा कम्युनिटी पे, इस कम्युनिटी या इन पर्टिकुलर पर्सन पे खर्च कर दो, तो चलेगा, वो आप फिर कर सकते हो। या फिर एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज पॉलिसी, पॉलिसी बोलती है कि एक्सपेंडिचर इन लोगों पे ही होना चाहिए, तो कर दो। क्या हो गया? ठीक है, ये हो गई प्रोप्राइटरी ऑडिट अपनी। डिमांड, जितनी डिमांड है उतना ही करो, खुद पे खर्च मत करो, गर्लफ्रेंड पे खर्च मत करो पैसा, पर्टिकुलर पर्सन। मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है? कुछ नहीं होती, ईईई होता है, कुछ नहीं होती, ईईई होता है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी। समझाने की वैसे कोई जरूरत नहीं, फिर भी एक बार फटाफट बताता हूँ। परफॉर्मेंस ऑडिट, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कम से कम इकोनॉमिकल मैनर में काम करना है, मतलब सस्ते सस्ता काम करना है, इकोनॉमिकल मैनर के अंदर काम करना है। इफिशिएंसी मतलब इनपुट तो तुम लगाओ कम, इनपुट लगाओ कम और आउटपुट लगाओ ज्यादा, मतलब वो होता है एफिशिएंसी रेशियो। इनपुट कम कर दो और आउटपुट बढ़ा दो, इनपुट कम कर दो और आउटपुट बढ़ा दो, एफिशिएंसी मतलब तुम तुम्हारी इंक्रीज कर दो। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया ना, असली के अंदर ऑब्जेक्टिव तुमको अचीव करना है। इफेक्टिवनेस मतलब ऑब्जेक्टिव असली के अंदर अचीव हो जाना चाहिए, तुम्हारा काम जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव विजन वगैरह वो अचीव हो जाना चाहिए। इफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस तुम्हारी इंक्रीज करो इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस करने के लिए, मतलब नई नई अपॉर्चुनिटी है, नई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो ताकि तुम्हारी इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ पाए। ओरिएंटेड टुवर्ड द परफॉर्मेंस, बढ़ाओ तुम्हारी अपॉर्चुनिटी, ग्रेट करो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो फॉर ग्रेटर इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी, ठीक है। चलो नीचे, रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में जो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, उसकी गवर्नमेंट को पैसा, लाइक अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, टैक्स, टैक्स गवर्नमेंट का रिवेन्यू है, गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू है, तो अब उसको है कि टैक्स की ऑडिट अपन कैसे करेंगे? तो प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 दो बात रखे अपनी मॉड्यूल के अंदर, प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2। प्रिंसिपल 1 पहले पढ़ते हैं। प्रिंसिपल 1 वो बोलता है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्शन के लिए जो भी, मतलब टैक्स कलेक्शन या रिवेन्यू कलेक्शन के लिए जो भी प्रोसेस बना रखा है कि टैक्स असेस कैसे करेंगे, असेसमेंट ऑफ टैक्स, और कलेक्ट कैसे करेंगे, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स सही होना चाहिए ये। तो अब सबसे पहले देखेंगे क्या असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का कोई प्रोसीजर बना रखा है क्या, और क्या प्रोसीजर असली के अंदर फॉलो हो भी रहा है या यूं इरेगुलर चल रहा है, क्या कोई प्रोसीजर बना रखा है क्या, और क्या वो प्रोसीजर असली के अंदर फॉलो भी हो रहा है या यूं इरेगुलर चल रहा है। अगर इरेगुलर चल रहा है तो मैं तुमको सजेशन देता हूं कैसे इंप्रूव करना है, अगर इरेगुलर चल रहा है तो मैं तुमको सजेशन दे रहा हूं कि कैसे इसको सही करना है। क्या असेसमेंट एंड कलेक्शन का कोई प्रोसीजर बना रखा है क्या, और वो प्रोसीजर असली के अंदर फॉलो भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इरेगुलर चल रहा है तो मैं तुमको सजेशन करता हूं, मैं तुमको सजेशन करता हूं क्या प्रोसीजर बना रखा है क्या, और क्या प्रोसीजर असली के अंदर वो कंप्लाई भी हो रहा है क्या, और क्या असली में कंप्लाई भी हो रहा है क्या। ऐसा तो नहीं कि इरेगुलर चल रहा है, अगर सब कुछ इरेगुलर चल रहा है तो मैं तुमको इंप्रूवमेंट के लिए सेशन देता हूँ। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन, और वो क्या प्रोसीजर कंप्लायंस भी हो रहा है क्या, या फिर इरेगुलरिटी कहाँ कहाँ पे वो भी अपन को देखनी पड़ेगी। मतलब किसी ने डबल रिफंड क्लेम कर लिया, इरोनियस रिफंड क्लेम कर लिया इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह के अंदर, तो वो चीजें चेक करनी पड़ेगी। सजेशन रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट, अपन को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम्हारी कमियां हैं, यहाँ पे तुम्हारे बगे, यहाँ पे इंप्रूवमेंट तुमको करानी पड़ेगी, ठीक है। और अब आएगा ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट एज ए कंपेयर टू इंडिविजुअल, मतलब इसका सीधा सीधा प्रिंसिपल 2 बोलता है कि एक किसी बंदे के पीछे मत पड़ जाओ कि राधे श्याम ने इरोनियस रिफंड क्लेम कर लिया, एक बंदे ने इरोनियस रिफंड क्लेम कर लिया, तो उस राधे श्याम के पीछे मत पड़ जाओ। तुम देखो कि उसने इरोनियस रिफंड क्लेम कैसे करा, हमारे सिस्टम में बग क्या थी, गलती क्या थी। तो तुम राधे श्याम के पीछे मत पड़ो, तुम तुम्हारे सिस्टम को इंप्रूव कर लो, मतलब ओवरऑल इफिशिएंसी सुधारो, एक बंदे के अलग से पीछे मत पड़ो, ठीक है। वो पावर ऑफ सी एंड एजी, सी एंड एजी के पास क्या क्या पावर है। सी एंड एजी के पास पावर है, वो इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है और उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। इन्फॉर्मेशन और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा के उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। इन्फॉर्मेशन और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा के उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। इन्फॉर्मेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा के उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। इन्फॉर्मेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा के उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। इन्फॉर्मेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा के उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। इन्फॉर्मेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा के उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। इन्फॉर्मेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा के उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो पुट क्वेश्चन एंड ऑब्जर्वेशन कर सकता है वो वहां पे जो ऑफिसर है उससे, और उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकता है जो भी अकाउंट्स एंड रिपोर्ट बनाने के लिए नेसेसरी हो, सी कर सकता है। रिक्वायर अकाउंट्स एंड बुक्स, जो भी कोई बुक्स अकाउंट्स वगैरह वो रिक्वायर कर सकता है कि सी यहाँ पे मेरे को लाके दो, सी बोल सकता है। इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, बुक्स भी मंगा सकता है, उनको इंस्पेक्ट भी कर सकता है। इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। टाइप ऑफ रिवेन्यू ग्रांट्स, ये तुम ठीक है
रेवेन्यू ग्रांट कौन कौन सी होती है? रिसीव बाय लोकल बॉडी फ्रॉम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। एक तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, वो लोकल बॉडीज को देता है। लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटी मान लो, नगर परिषद मान लो, उनको देता है। तो स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी ग्रांट इनको देता है? जनरल पर्पज के स्पेसिफिक ग्रांट और स्टैट्यूटरी कंपनसेटरी। जनरल स्पेसिफिक, ये नॉर्मल याद करने के, जनरल स्पेसिफिक और एक कंपनसेटरी। जनरल के अंदर कुछ भी नॉर्मल डे टू डे खर्चों के लिए कि इतना रिसोर्सेज तुमको चाहिए ही होगा, उसके लिए रख लो तुम। स्पेसिफिक पर्पज, वो एक पर्पज स्पेसिफिक पर्पज देगा कि कोविड आया था, कोविड के अंदर बोल देगा कि यहाँ पे मास्क को सैनिटाइजर फ्री बंटवाने हैं, तो वो इस स्पेसिफिक पर्पज के लिए देगा कि ये मास्क को सैनिटाइजर के लिए ग्रांट है। फिर उसके बाद हो गई एक स्टैट्यूटरी एंड कंपनसेटरी, कि अगर कोई भी टैक्स ऐसा है जो बोल दिया कि लोकल अथॉरिटी अब कलेक्ट नहीं करेगी, अब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट वो टैक्स कलेक्ट करेगी, तो लोकल अथॉरिटी का तो लॉस हो गया। या फिर लोकल अथॉरिटी को किसी वजह से कम टैक्स कलेक्शन मिल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी। लास्ट टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल बॉडी, लोकल बॉडीज ऑडिट। लोकल बॉडी की ऑडिट क्यों करानी हो? तो लोकल बॉडी की ऑडिट इसलिए करानी पड़ती है क्योंकि भाई तुमने देखा होगा कि छोटे छोटे लोग भी आजकल कोई भी पार्षद वगैरह बन जाते हैं ना, एक छोटे से पार्षद ही बन गए एक गली के, तो भी वो लोग पता नहीं आजकल तो इतना एक्सपेंडिचर करते हैं कि आए किसी के पास फॉर्च्यूनर आती है, किसी के पास बोलेरो आ जाती है, पता नहीं कोई जीप ले आता है, तो मतलब कितना अपना जो पैसा है उसका एक्सपेंडिचर वो खुद के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। तो अपने इंडिया के अंदर थोड़ा लो एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सुधारना पड़ेगा, अपने इंडिया के अंदर लो एंड फाइनेंशियल कंट्रोल थोड़ा सुधारना पड़ेगा। जो पैसा होता है ना, ये लोग जो होते हैं, ये छोटी छोटी पॉलिटिकल लोग, ये पैसा सारा खुद के ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। फ्रॉड है सारे सबके सब, सारे के सारे सबके सब सारे फ्रॉड है। तो अपने इंडिया का थोड़ा लो एंड फाइनेंशियल कंट्रोल सुधारना पड़ेगा, इंडिया का लो एंड फाइनेंशियल कंट्रोल थोड़ा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैसा होता है वो खुद के ऊपर ही खर्च कर लेते हैं, सबके सब फ्रॉड है। इंडिया का थोड़ा लो एंड फाइनेंशियल कंट्रोल सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा होता है ना वो खुद के ऊपर ही खर्च कर लेते हैं, सारे के सारे फ्रॉड है। इंडिया का थोड़ा लो एंड फाइनेंशियल कंट्रोल सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी पैसा होता है खुद के ऊपर ही स्पेंड कर देते हैं। जो भी पैसा होता है ना, पैसा फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस का ऐप है, जो भी पैसा होता है ना वो खुद के ऊपर ही स्पेंड कर लेते हैं, सारे के सारे फ्रॉड है सारे। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या लोकल बॉडी ऑडिट का? वो देखेगा कि लोकल बॉडी अधर कर रही है ना सारे लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह, और वो देखेगा कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोल में वीकनेस स्ट्रेंथ वगैरह क्या क्या है वो भी रिपोर्ट करेगा। जो भी मनी स्पेंड करी है उसकी फुल वैल्यू अपन को मिली है नहीं मिली वो देखेगा। प्रेजेंटेशन एंड फेयरनेस देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज वो भी पता करेगा। ठीक है, चलो मेन अपना काम हो गया है। अब आता है ये ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज। ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज अपन बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। रीजन बीइंग इसकी एक रामबाण इलाज में तुमको दे रहा हूं, इससे सारे आंसर तुमको यहाँ पे सॉल्व होंगे। हॉस्पिटल, होटल, सिनेमा, क्लब वगैरह जितने भी है सबको 5 पॉइंट के अंदर तुम तोड़ के आंसर बनाने की कोशिश करना। पहले सबसे पहले एक चीज, किसी भी क्वेश्चन के अंदर रीड सारे कर लेना, अच्छी बात है एमसीक्यू पर्पस के लिए, पर याद केवल 5 से 6 पॉइंट ही करने, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है 5-6 पॉइंट का ही आता है, और 1 पॉइंट का 1 मार्क्स होता है। सारे के सारे रटने की जरूरत नहीं है, 5-6 पॉइंट याद कर लेना, और वो मैं तुमको यूं ही करा दूंगा, यूं ही इजीली तुम खुद रीड करने से कर दोगे। इजीली तुम्हारा दिमाग लगाओगे तुम अपने आप याद होगा इसके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट में आंसर तोड़ लेना, लो एंड इंटरनल कंट्रोल उस एंटिटी पे कौन कौन से लगते हैं। मेजर इनकम क्या एंटिटी की, मेजर एक्सपेंसेस क्या है और असेट क्या है, इनकम एक्सपेंसेस असेट, और लो एंड इंटरनल कंट्रोल उस पे क्या लगते हैं, खत्म। चलो आओ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर अब मैं तुमको वापस बोल रहा हूँ, सबसे पहले लो इंटरनल कंट्रोल फिर मेजर इनकम बात में आएंगे। लो इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? हॉस्पिटल पे इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, हर चीज का इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में लाइक तुम समझो वहाँ पे क्या क्या इन्वेंट्री होती है। वहाँ पे इन्वेंट्री अलग अलग तरह की होती है। मेन इन्वेंट्री होती है उनकी मेडिसिन और इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, अगर उन्होंने नहीं संभाली तो मेडिसिन वगैरह चोरी हो जाएगी, इक्विपमेंट वगैरह लोग बाग घर पे ले जाएंगे। तो इंटरनल कंट्रोल उस पर अच्छा होना चाहिए, इंटरनल चेक होना चाहिए, रिसिप्ट एंड इशुएंस ऑफ स्टोर मेडिसिन एंड क्लोथिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह इन सब चीजों पे। अब मेजर इनकम क्या होती है भाई? सीधी बात है, पेशेंट का इनकम होता है, उनको मेजर इनकम क्या होता है? पेशेंट का इनकम होता है। तो पेशेंट का इनकम रिलेटेड जो पेशेंट के जितने भी पेशेंट का रजिस्टर था, पेशेंट आए थे, वो सारी इनकम रिकॉर्ड हो गई है, सारी की सारी इनकम बैंक के अंदर चली गई है ना। और ये सब भी होता है कि तुमको पता हो आजकल तुम्हारे आसपास तुमने बहुत से देखे हॉस्पिटल सब जगह होता है कि आजकल क्या होता है, जो भी लीगेसी वगैरह होती है कि लोग अपनी वसीयत के अंदर लिख के जाते हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी में इस हॉस्पिटल के नाम पे हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी हॉस्पिटल के नाम। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारा डोनेशन वगैरह भी देते हैं लोग बाग फ्री वगैरह के इलाज वगैरह के लिए, और हॉस्पिटल जो फ्री का पैसा वगैरह रहता है वो अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ी रेंट भी करता है, लाइक आधी बार केमिस्ट को दे देता है, वो जो दवाई की दुकान होती है हॉस्पिटल की बाहर वाली प्रॉपर्टी केमिस्ट को देता है कि तुम इस पे मेरे को रेंट देना, तुम दुकान चला लो। ये सब चीजें इसका इनकम का सोर्स है। सबसे पहले तो पेशेंट, पेशेंट का जो रजिस्टर है
पेशेंट का जो रजिस्टर है उससे वाउच करो कि सारा पैसा मिल गया ना। मतलब लीगेसी एंड डोनेशन जो मैं तुमको बोला था वो हो गया। जो टीडीएस वगैरह ग्रांट एक देख लेना, ग्रांट जो मिलती है वो उस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है हॉस्पिटल को। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रेंट वगैरह जो मैंने तुमको बोला था। कलेक्शन ऑफ कैश जो मैंने तुमको बोला था, कलेक्शन होता है कैश का, लाइक वो कैश बुक वगैरह सब कुछ चेक करनी पड़ेगी। मेजर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉर्मल तब तुम सोच लो जो होते हैं एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर हो एक सबसे पहले वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब वाउच होना चाहिए सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ भी ऑथराइज वाउचिंग वगैरह सब कुछ होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। सैंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर्ली ऑथराइज होना चाहिए, वाउच ऑल परचेज एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ होना चाहिए। फिर मैंने तुमको बोला था उनकी मेजर असेट वगैरह क्या होती है, एक तो इन्वेंट्री में तुमको बोली थी, इक्विपमेंट वगैरह उनके पास जो होते हैं, तो इक्विपमेंट वगैरह पे डेप्रिशिएशन लगेगा, इक्विपमेंट पे डेप्रिशिएशन लगेगा, सीधी बात है। असेट उनकी मैक्सिमम जो होती है वो इन्वेंट्री जो मैं तुमको बोला, एक तो वही इन्वेंट्री में आ जाता है, स्टोरेज स्पेयर वगैरह वो सब, तो वो सब देखना पड़ेगा अपन को। इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर देखना पड़ेगा, चाहे उन्होंने अगर बॉन्ड सिक्योरिटी टाइटल डीड वगैरह रख रखी हो, वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आंसर सारे फ्रेम होंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लॉ एंड इंटरनल कंट्रोल, सबसे फर्स्ट पॉइंट वही होगा। हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जनरली, आजकल क्या होता है जनरली नॉट ऑल, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वो एक डीड ट्रस्ट डीड वगैरह पे चलते हैं, ट्रस्ट टाइप बनाते हैं अपने आपको, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, हर एक चैरिटेबल ट्रस्ट की एक डीड होती है, तो उन पे कौन सा लॉ वगैरह लगते हैं, इंटरनल कंट्रोल लगते हैं, वो सब एक डीड होती है, सब कुछ उसी के साथ चलता है कि डीड जो बोलेगा वही होगा इस इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो जो डीड वगैरह जो है उन पे कौन से एक्ट लेजिस्लेशन लगते हैं, वो सारी चीजें पढ़ो तुम सबसे पहले तो वहाँ पे कि ट्रस्ट डीड वगैरह क्या है, कौन कौन से रेगुलेशन लगते हैं, वो सारी चीजें उनको एक बार अपन को पहले पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। ये लॉ एंड इंटर कंट्रोल हो गया इनका। मेजर इनकम, भाई क्या इनकम होगी, अब तुम ही सोच लो, तुम सोच लो क्या इनकम होने वाली है, या तो स्टूडेंट की फीस होगी, या फिर अगर किसी किसी स्कूल में हॉस्टल होते हैं वही होगा, या फिर किसी को ग्रांट मिल जाता है, सेम वही जो हॉस्पिटल को मिलता है, ग्रांट, डोनेशन, लीगेसी, अगर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो, ये इनकम होती है ना जनरली। तो स्टूडेंट की फीस अपन को क्या वाउच करनी है, फीस के अंदर अपन को वाउच करना है कि स्टूडेंट का रजिस्टर खोल के देखेंगे कि सबसे फीस ले ली ना, सबसे फीस ले ली ना, उस फीस की रिसिप्ट, मतलब काउंटर फोलियो रिसिप्ट जो बोलते हैं, काउंटर फोलियो रिसिप्ट चेक करेंगे, पहले तो क्या देंगे, स्टूडेंट का रजिस्टर खोलेंगे, उससे देखेंगे सबकी फीस ले ली ना, वो काउंटर फोलियो रिसिप्ट चेक करेंगे, काउंटर फोलियो से हाँ सबकी फीस ले ली है, और देखेंगे बेचारे किसी बच्चे से ज्यादा एक्स्ट्रा फीस तो नहीं ले ली ना एडवांस के अंदर, किसी बच्चे ज्यादा एक्स्ट्रा फीस तो नहीं ली ना एडवांस के अंदर। स्टूडेंट का रजिस्टर देखेंगे कि सारी फीस ले ली ना, काउंटर फोलियो रिसिप्ट से उसको क्रॉस चेक करेंगे, किसी बेचारे बच्चे से एडवांस में फीस तो नहीं ले ली ना। स्टूडेंट फीस रजिस्टर देखेंगे कि फीस जब से चार्ज कर ली, काउंटर फेलियर रिसिप्ट चेक करेंगे, कैश बुक से उसको मैच करेंगे, और एडवांस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने तुमको बोला था हॉस्टल फीस बोला था, तो अब जो हॉस्टल फीस होती है ना, अगर तुमने कभी हॉस्टल में एडमिशन लिया हो तो हॉस्टल के एडमिशन के टाइम पे क्या चीजें होती है, एडमिशन के टाइम पे होता है तुमको दो दो फॉर्मेलिटी होती है, एक तो एडमिशन की फीस भरनी पड़ती है, एडमिशन की फीस भरनी पड़ती है, और एक एडमिशन का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है ना। एडमिशन की फीस भरनी होती है, एडमिशन का फॉर्म भरना होता है, तो एडमिशन लेते वक्त एडमिशन का फॉर्म भरना होता है, एडमिशन की फीस भरनी होती है। फिर और एडमिशन की फीस के बाद तुमको डिपॉजिट भी लेते हैं उस वक्त साथ में, तुमको पता होगा ये चीज होती है, एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, एडमिशन फीस भी लेते हैं एक वन टाइम, और डिपॉजिट भी लेते हैं, ठीक है, हॉस्टल के अंदर। फिर उसके बाद हॉस्टल की रेगुलर फीस लेने लग जाते हैं, हॉस्टल की रेगुलर फीस लेने लग जाते हैं, और कुछ बच्चे रेगुलर फीस देते नहीं भाग जाते, कुछ बच्चे रेगुलर फीस देते नहीं भाग जाते। तो सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे एडमिशन फीस लेते हैं, एडमिशन स्लिप लेते हैं, तो एडमिशन फीस और एडमिशन स्लिप तो साइन होनी चाहिए, और एडमिशन फीस कैपिटल फंड के अंदर जानी चाहिए। तो एडमिशन फीस और एडमिशन स्लिप मतलब एडमिशन फॉर्म हो गया। डिपॉजिट लेते हैं तो डिपॉजिट को रिफंड भी करना होता है वापस, और हॉस्टल की रेगुलर फीस, हॉस्टल की जो रेगुलर फीस है वो रिकवर हो रही है, और क्वेश्चन मनी जो डिपॉजिट थी क्वेश्चन मनी वो रिफंड हो रही है, और कुछ बच्चे भाग जाते हैं, एब्सेंस हो जाते हैं, पेमेंट लेट पेमेंट या एब्सेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी हुआ है फाइन लेट पेमेंट वगैरह, वो रेमिटेंस प्रॉपर ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ कुछ कंसेशन अरेंजशिप भी मिलते हैं लोगों को, वो ठीक है। लीगेसीज एंड डोनेशन ग्रांट जो मैंने तुमको बोला था, लीगेसी कोई ट्रांसफर करता है, डोनेशन देता है, गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्कूल को, रेंटल इनकम कहीं पे कोई भी लैंडेड प्रॉपर्टी दे रखी है तो। मेजर एक्सपेंडिचर सैलरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी मेन तो ये होता है ना, मेजर तो यही होता है एक्सपेंडिचर, क्योंकि लोग जो टीचर को मिलता है, टीचर को अपन यही तो देते हैं, सैलरी देते हैं, मेन ही ऐसे सैलरी है। और कोई भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लासरूम बोर्ड वगैरह जो बनाते हैं अपन, डिजिटल क्लासेस जो चलती है आजकल, आईपैड वगैरह जो लाते हैं, वो सब चीज़ें। मेजर असेट क्या होती है भाई, एसस तो मेजर असेट कुछ होती नहीं है इनकी, ठीक है। मेजर असेट का अपन तुम इग्नोर भी मार दो तो भी चलेगा, फर्नीचर, स्टेशनरी, क्लोथिंग, ये देख लो तो भी काफ़ी है। और प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी होती है, जो प्रोविडेंट फंड स्टाफ के लिए होता है, मतलब ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा घुसो मत, जबरदस्ती समझाने पे भी नहीं जाऊंगा मैं अभी, क्योंकि 5-6 पॉइंट करने अपन को, बाकी काम वापस हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल पॉइंट इन ऑडिट ऑफ होटल्स, होटल्स पे पहुंचते हैं।
होटल्स के अंदर सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल रखना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि जो छोटी छोटी पिलफरेज ज्यादा होती है, छोटी छोटी पिलफरेज का मेरा मतलब है चद्दर चोरी हो गई, टावल चोरी हो गया, क्रीम वगैरह चोरी हो गई। तुम लोग जाते होंगे वैसे टावल उठा के ले आते होंगे, क्रीम वगैरह जो होती है वो उठा के ले आते होंगे, तुम तो वहां पे जाके वहां का जो आईना हो जाता होगा वो भी बैग में भर के ले आते होंगे। तो ऐसी छोटी छोटी जो पिलफरेज होती है, तुम जो करते हो बड़ी चोरी है, पर जो बाकी छोटी छोटी चिंती पिलफरेज है, चाहे होटल का स्टाफ ही उठा उठा के ले जा रहा है चीजें, वो पिलफरेज चेक करना पड़ेगा। वो पिलफरेज को कंट्रोल में करने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो जो पिलफरेज को कंट्रोल करना है उसके लिए इंटरनल कंट्रोल लगाना पड़ेगा, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैनेजमेंट या तो हर वीकली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाले, तो हर वीकली बेसिस पे पता पड़ जाएगा कि इस बार इतना प्रॉफिट आया तो इस हफ्ते सब कुछ सही है, इस प्रॉफिट कम आया तो इस बार कुछ गड़बड़ हुई है, वो सारी चीजें। इंटरनल कंट्रोल pilferage is one of the greatest problem, responsibility of management to apply internal control, regularly trading account वगैरह बनाओ, वो सब करो। अब मेजर इनकम क्या होती है होटल की यार? रूम बुकिंग होगी एक तो, और एक जो शादी वगैरह के टाइम पे हॉल बुकिंग होती है, बस ठीक है। और रूम बुकिंग तुम भी कराती हो कभी कभार तुम्हारे काम के लिए, ठीक है वो छोड़ो। तो रूम बुकिंग होती है, होटल बुकिंग होती है, और एक फूड इनकम भी होती है, ठीक है। यही तो होती है होटल में इनकम, और क्या चीज होती है? तो रूम सेल्स जो हुई है, तो नंबर ऑफ रूम से तुम मल्टीप्लाई करो, एक तो रूम का रजिस्टर देख लो तुम और उनकी इनकम देख लो, ये तो रजिस्टर देख लो, इनकम रजिस्टर भी देख लो, फिर बाद में एक बार ये भी कर लेना नंबर ऑफ जो रूम तुम्हारा ऑक्यूपाई था, ऑक्यूपेसी रेट से मल्टीप्लाई करके जो भी स्टैंडर्ड रेट है, प्राइस है, उससे मल्टीप्लाई कर लो, मोटा मोटी सेम अमाउंट ही आ रहा है ना। एंट्रीज इन गैस गैस रजिस्टर, तुम जाओगे तो गैस बन के जाओगे ना, तुम्हारे नाम का कोई वेंडर अकाउंट तो खोलेंगे नहीं ऑफ कोर्स। तो गैस का जो बिल है स्टैंडर्ड रूम रेट से मल्टीप्लाई कर देना। वो डेली रिपोर्ट भी होती है, रूम कितना ऑक्यूपाई हुआ था उससे चेक करके मल्टीप्लाई करके इनकम निकाल लेना। हॉल बुकिंग का भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, फूड इनकम जो भी हुई है, किचन ऑर्डर टिकट, वो सब चीजें चेक करना। फूड इनकम, मेजर एक्सपेंडिचर वही होटल हॉस्पिटल का स्टाफ, जो कैजुअल लेबर वगैरह होते हैं, वेज पेमेंट होते हैं, वो रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा करानी पड़ती है हॉस्पिटल का, क्योंकि लग्जरी मेंटेन करनी पड़ती है उनको, तो कोई भी छोटी चीज भी हो जाए तो उसको रिपेयर करानी ही करानी पड़ेगी। असेट, हर एक यहाँ पे दे रखा है कि हर एक होटल अलग अलग चीजों का असेट मानता है, सिल्वर कटलेरी। तो पहले असेट की डेफिनेशन दे दो, क्योंकि असेट की डेफिनेशन चेक कर लेना, क्योंकि कोई लोग लाइक कोई कर्टन कुछ भी ले लो, यहाँ पे कर्टन ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ भी, तो कुछ लोग तो इसको इन्वेंट्री मानते हैं, कुछ हॉस्पिटल, कुछ लोग इसको फिक्स असेट मानते हैं। तो उनकी फिक्स असेट की पहले इन्वेंट्री की पहले डेफिनेशन देख लेना कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है, तो उस हिसाब से वो बायोफिकेट करेगा नहीं करेगा। उनकी जो इन्वेंट्री होती है वो रेडिली सेलेबल एंड पोर्टेबल होती है, जो तुम उठा के लाते हो चीजें, छोटी छोटी क्रीम, छोटे छोटे शैम्पू, वो रेडिली अवेलेबल और रेडिली सेलेबल है। तो वो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, तो उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। सेम हॉस्पिटल के अंदर कैश ज्यादा होता है, कैश कलेक्शन ज्यादा होता है, तो कैश पे भी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। सिनेमा की ऑडिट, सिनेमा के अंदर से इंटरनल कंट्रोल की पॉइंट पे जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल सिनेमा के अंदर देखो बहुत नॉर्मल है। इंडियन कंट्रोल यही होना चाहिए कि सिनेमा के अंदर जा रहे हो तो टिकट के भरोसे ही घुसो, कोई बिना टिकट के अंदर घुस नहीं पाए। टिकट जो है वो सीरियल नंबर होने चाहिए हर टिकट के ऊपर, और सीरियल नंबर हर क्लास ऑफ टिकट के लिए अलग अलग होने चाहिए। प्रिंटेड टिकट के अंदर साथ ही एंट्री और सीरियल नंबर होने चाहिए, हर शो के लिए अलग अलग होने चाहिए। और इन्वेंट्री ऑफ टिकट के लिए कोई पर्सन कस्टडी रखे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनल कंट्रोल। अब इनकम, इनकम क्या क्या हो सकती है भाई? इनकम यही हो सकती है कि या तो काउंटर सेल हुई हो, या फिर ऑनलाइन किसी ने बुकिंग कराई हो, तो उसका रिकंसिलेशन भी करना पड़ेगा, बैंक में पैसा डालना पड़ेगा। या फिर इनकम ये हो सकती है तुम कभी टिकट मूवी वगैरह देखने जाते हो तो नीचे पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हो, तो वो हो सकता है। तुम जाते हो तो थिएटर के बाहर तुमने बड़े बड़े पोस्टर देखे होते हैं, तो पोस्टर जो लगाते हैं मूवीज वगैरह के, वो पोस्टर के भी उनको एडवर्टाइजमेंट के रूप में मिलते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट होता है। और सोचो और सोचो, तुम वहां पे जाते हो तो पॉपकॉर्न लेते हो इतना बड़ा सार का अमीरों वाला, तो उसके भी उनको कैफे की भी इनकम जाती है, वो सारी इनकी इनकम होगी। कलेक्शन ऑफ द सेल ऑफ टिकट, ऑनलाइन बुकिंग, उनका रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, कैफे शॉप वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, पार्किंग एरिया, राइट। एक्सपेंसेस, अब जो मूवी दिखा रहे हैं, मूवी दिखाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा तो देना पड़ेगा ना। चलो मैं सब जिससे मूवी खरीदेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देंगे, सैलरी ऑफ स्टाफ और मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम जो उनके एसेट के लिए होगा, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है ना। ऑडिट ऑफ क्लब, क्लब वगैरह के अंदर इंटरनल कंट्रोल वगैरह ये होना चाहिए कि जितना भी फूड बिवरेजेस वगैरह हो, आधे लोग क्या करते हैं, तुम जैसे क्लब में जाएंगे, वहाँ पे कुछ भी चीज खा लेंगे, वहाँ पे नाच के बाहर आ जाओगे, रुपए देके नहीं आओगे। या फिर इतनी क्लब के अंदर इतनी भीड़ होती है, पता नहीं पड़ता है किसने क्या खाया, मंचूरियन लिया, किसने कौन सा वोडका पिया, किसने क्या पिया, तो तुम लोग किसी आधे लोगों को गलत बिल चार्ज हो जाता है। तो वो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए, इंटरनल कंट्रोल फूड ड्रिंक वगैरह कि सही जन को सही चीजें चार्ज हो, टेनिस बिलियर्ड वगैरह सब कुछ। अब इनकी इनकम क्या होगी? कोई तो लोग तो क्या करते हैं, क्लब की एंट्रेंस फीस ज्यादा देता है, तुमको आज कुछ भी खेलना है, स्नूकर्स खेलना है, कुछ भी टीटी खेलना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं पर टाइम जाके एक बार की फीस देके आ जाते हैं, कुछ टाइम क्या करते हैं कार्ड ही बनवा लेते हैं परमानेंट मेंबरशिप फीस का। तो वो चीज उनकी, वो चीज ही इनकी क्या हो गई, इनकम हो गया। या तो कोई एंट्रेंस फीस देके एक बार काम खत्म कर देता है, कोई सब्सक्रिप्शन देके काम कर लेता है कि ये सब्सक्रिप्शन ही मैंने ले लिया, तो इसको वाउच करना पड़ेगा अपन को। कोई भी अरियर चल रहा है सब्सक्रिप्शन में तो उसको प्रॉपरली ब्रॉड फॉरवर्ड लाओ, ठीक है ना।
और उसको नेसेसरी स्टेप लो जो भी मेंबर से ड्यू है पैसा उसके लिए। मेजर एक्सपेंडिचर वही नॉर्मल स्पोर्ट्स आइटम, फर्नीचर, क्रॉकरी, वहाँ पे गेम खेलने तुम जाओगे, खाना वाना खाने जाओगे, सिगार, वाइन तुम्हारे लिए, तो वो वाली चीज़ें नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें, गेम वेम खेलने जाते हो तो क्लब का वही एक्सपेंडिचर होता है। असेट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, शेयर स्क्रिप्ट बॉन्ड, नॉर्मल है वो तो। अब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट तुम क्या क्या ध्यान रखोगे ऑडिट करते हो, जब वो मुझे अपॉइंट करेंगे ना तब मैं देखूंगा कि कोई मुझे अपॉइंट करेगा पार्टनरशिप फर्म, तो सबसे देखूंगा कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस क्या करती है। फिर बिजनेस करने के बाद में उनके मिनट्स पढ़ूंगा कि इनके बीच में पार्टनर में आपस में बनती तो है ना, ये एक दूसरे को प्री जुडिशियली हार्म तो नहीं करते ना। वो मुझे अपॉइंट कर रहे हैं, मैं अपॉइंट करते वक्त सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कि ये कंपनी बिजनेस किसका करती है, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस किसका करती है। फिर उसके बाद मैं मिनट्स पढ़ूंगा कि ये पार्टनर के आपस में बनती तो है ना, एक दूसरे को प्रोड्यूशली हार्म तो नहीं करते। ये सब वेरीफाई करने के लिए मैं फाइनली बुक्स पे उतरूंगा कि बुक्स पे सब बुक्स पे प्रॉपर्ली टैक्स कट करा है और टैक्स करने के बाद ही प्रॉफिट बांटा है। बुक्स पे प्रॉपर्ली टैक्स कट करा है, टैक्स करने के बाद ही प्रॉफिट बांटा है। पहले जब वो मुझे अपॉइंट करेंगे तब मैं देखूंगा कि ये कंपनी बिजनेस कौन सा करती है और मिनट्स पढ़ूंगा कि पार्टनर आपस में लड़के एक दूसरे को प्रीजुडिशियली हार्म तो नहीं करते। फिर बाद में अब मैं बुक्स पे उतरूंगा, बुक्स में देखूंगा कि प्रॉफिट जो भी बांटेंगे पार्टनर को, वो प्रॉफिट पार्टनर को बांटने के पहले टैक्स पहले काट लेना भाई, टैक्स पहले ही काट लेना। कंफर्मिंग दैट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट साइंड बाय द पार्टनर एंड ऑथोराइज, कहूँगा बिजनेस कौन सा करती है वो पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज तो है ना। फिर मैं मिनट्स पढ़ूंगा, मिनट्स की चीज़ें देखूंगा कौन कौन सा डिसीजन पार्टनर ने लिए, कोई भी ऐसी चीज़ तो ऐसा कोई तो बिजनेस नहीं करती जो पार्टनर को प्रीजुडिशियली हार्म करे। फिर उसके बाद मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे उतरूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट अपीयर टू बी रीजनेबल, कि जो भी प्रॉफिट बांटे वो कोई भी पार्टी बांटे, पार्टनर को बांटे, वो पीएसआर में बांटे टैक्स डिडक्ट करने के बाद, प्रोविजन फॉर द टैक्स पेएबल। चलो नीचे आओ, एनजीओ, एनजीओ की ऑडिट करनी है तुमको। एनजीओ के अंदर सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल, ये तुम पढ़ लेना, नॉर्मल बहुत नॉर्मल है ये। कंस्टिट्यूशन, हर एक एनजीओ का एक कंस्टिट्यूशन सर्टिफिकेट होता है कि मैं एनजीओ हूँ, एटीजी सर्टिफाइड वगैरह हूँ, वो तुमको पढ़ना पड़ेगा। कौन से लॉ से वो इनके मैनेज करता है, मैनेज कंटेम्प्टेड बाय द लॉ, जो मैंने लॉ बोलता है उसी मैनर के अंदर तो हो रहा है ना, क्योंकि एनजीओ अंडर सेक्शन 8 आता है या जो आता है, तो एनजीओ के ऊपर बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं, सारे लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे। इंटरनल चेक रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ अमाउंट, वो भी उसको फॉलो कर देखना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल अच्छा रखना पड़ेगा। और जो भी कलेक्शन हो वो बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो भी कलेक्शन हो वो बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये इंटरनल कंट्रोल उसको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन चेक करना पड़ेगा, सारे लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो करा है वो देखना पड़ेगा, जो भी कलेक्शन है वो बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो इंटरनल कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इनकी इनकम क्या होती है, डोनेशन, लीगेसीज, ग्रांट, ये किसी ने रिसिप्ट पर्ची फाटी, बॉक्स के अंदर पैसा डाल के चले गया, कोई कैश डाल के चले गया, वो सारी चीजें। इंटरनल चेक रिगार्डिंग द मनी रिसीव्ड इन द बॉक्स कलेक्शन, बॉक्स कलेक्शन, तो इसके लिए भी रिसिप्ट इशू करनी पड़ेगी, रिसिप्ट इशू हुई नहीं हुई है वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी। लोगों ने मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ले रखे, डोनेशन लेते हैं, तो डोनेशन वो एग्री तो हो रहे हैं ना टोटल कलेक्शन अकाउंट्स के अंदर से, ऑफिशियल रिसिप्ट तो इशू हो रही है ना इन सारी चीज़ों के लिए, तो रिसिप्ट बुक का भी एक प्रॉपर ऑथराइज बंदा मेंटेन करे, उन सबके काउंटर फोलियो चेक करे। काउंटर फोलियो मतलब रिसिप्ट जो है कि जिन जिन बंदों ने पैसा दिया है उनको एक रिसिप्ट इशू होती है, तो उनको काउंटर फोलियो रिसिप्ट चेक करे, कैश बुक से टैली करे उसको, ये सारी चीज़ें। लीगेसीज, ग्रांट, गवर्नमेंट जो लोग बाग अपनी वसीयत उनको देके चले जाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट देती है। इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट की इनकम वगैरह ये सब। ठीक है, मेजर एक्सपेंस क्या होता है, वाउचर पेमेंट ऑफ ग्रांट, जो अगर तुमने अभी इनकम टैक्स भरनी है इंटर के अंदर नहीं, सॉरी फाइनल में एक है एनजीओ वाला चैप्टर है, तो उसमें क्या होता है अगर कोई एनजीओ खुद कोई खर्चा नहीं कर पाती है ना, तो वो पैसा एक स्पेसिफिक दूसरी एनजीओ को देती है, खुद पैसा नहीं देती वो उनका एक दूसरी एनजीओ को देती है कि अब मेरे बिहाफ पे तुम ये खर्चा कर दो, पर मैं बोल रहा हूं ये इसी पर्पस के लिए खर्चा होना चाहिए, तो सामने वाले एनजीओ को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो एक्सपेंडिचर करे तो मैंने जो बोला था उसी पर्पस के लिए खर्चा करें, तो इनके लिए ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। असेट, नॉर्मल असेट होगा, नॉर्मल यार देख लो, असेट का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, इन्वेंटरी वगैरह का, कैश बैंक बैलेंस वगैरह, बहुत नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट इन पांचों में जो मैंने तुमको बोला उसमें बांट दोगे, सब कुछ नॉर्मल दिमाग लगा के आंसर फ्रेम करना है, 5 पॉइंट तो तुम इजीली बना लोगे। अब रिसिप्ट एंड रेमिटेंस ऑफ एनजीओ पे क्या लगाना है, कैसे ऑडिट करनी है रिसिप्ट ऑफ एनजीओ पे, तुमको कैसे ऑडिट करनी है, इंटरनल कंट्रोल बनाओ कि फॉरेन से जो भी रिसिप्ट आए, इंटरनल कंट्रोल बनाओ कि फॉरेन से जो भी रिसिप्ट आए, इंटरनल कंट्रोल बनाओ कि फॉरेन से जो भी रिसिप्ट आए, फॉरेन से जो भी रिसिप्ट आए, चाहे कैश, अगर या तो कैश में आ रही है तो ठीक है, फॉरेन से जो, या तो इंटरनल कंट्रोल बनाओ कि फॉरेन से जो भी रिसिप्ट आए कैश में आ रही है तो ठीक है, अगर चेक में आ रही है मतलब बैंक में आ रही है तो उसका बीआरएस भी बनाओ भाई, फिर उसका बीआरएस भी बनाओ। इंटरनल कंट्रोल बनाओ कि फॉरेन से जो भी पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है तो ठीक है, पर चेक में आ रहा है तो बीआरएस भी बनाओ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रेफरेंस टू द डिवीजन, इंटरनल कंट्रोल बनाओ
कि जो भी फॉरेन से पैसा आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन है तो बहुत सारे तरह के फेमा वगैरह बहुत सारे एक्ट, लॉज एंड रेगुलेशन ज्यादा रखते हैं, वो कंप्लाई करो। कैश से आ रहा है तो ठीक है, पैसा कैश डोनेशन टू बी वाउच मोर एक्सटेंसिवली, ठीक है, वाउच ज्यादा करो। पर अगर चेक से आ रहा है, रिसिप्ट बुक शुड बी कार्बन कॉपी चेक करनी पड़ेगी उसकी, कैश चेक से आ रहा है तो अगर चेक से आ रहा है तो बीआरएस बनाओ। ये सब याद कराने के लिए ट्रिक बना रहा हूँ मैं, बीआरएस, बैंक स्टेटमेंट विद ऑल द कैश डिपॉजिट, रिकंसिलेशन करना है मतलब बैंक स्टेटमेंट और कैश डिपॉजिट का। रेमिटेंस, अब मैंने बोला था तो रिसिप्ट है, रेमिटेंस एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को जो पैसा देता है, जो मैंने तुमको समझाया था। सबसे पहले तो एक जेन्युइन एनजीओ ढूंढो, जेन्युइन एनजीओ ढूंढो, फिर उसको पैसा दो चेक या डीडी से। पहले तो जेन्युइन एनजीओ ढूंढो, फिर उसको चेक या डीडी से पैसा दो, फिर उसको कंफर्म करो कि भाई तुझे पैसा मिल गया ना। जेन्युइन एनजीओ ढूंढो, फिर उसको चेक या डीडी से पैसा दो, फिर उससे कंफर्मेशन लेटर भेज के पूछो कि भाई तुझे पैसा मिल गया ना। फिर इंश्योर करो कि जिस पर्पस के लिए मैंने बोला था उसी पर्पस के लिए उसने यूटिलाइज करा। पहले तो एक जेन्युइन एनजीओ ढूंढो, सिलेक्शन ऑफ जेन्युइन एनजीओ, ठीक है। फिर उसको चेक या फिर डीडी से पैसा भेजो, फिर पैसा भेजने के बाद उससे कंफर्म करो कंफर्मेशन लेटर से, और उसके बाद कंफर्म करने के बाद उसको फॉलो अप करो कि जिस पर्पस के लिए मैंने बोला था उसी पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन करा। सिलेक्शन ऑफ एनजीओ, आइडेंटिफाई वेदर एनजीओ इज जेन्युइन एंड एटीजी वगैरह का रजिस्ट्रेशन है। ऑल रेमिटेंस शुड बी सेंड थ्रू अकाउंट पे चेक ओनली, अकाउंट पे, नॉर्मल से नहीं, डीडी से भी भेज सकते हो, स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। कंफर्मिंग रिसिप्ट रेमिटेंस, ऑल रेमिटेंस आर सपोर्टेड बाय रिसिप्ट डॉक्यूमेंट, उससे कंफर्मेशन लेटर भी लो, फिर उनका यूटिलाइजेशन के लिए फॉलो करो। ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है ना। एनजीओ को, जेन्युइन एनजीओ का सिलेक्शन करो, फिर उनको पैसा दो सीसी या डीडी से, मतलब चेक या डीडी से, उसके बाद रिसिप्ट का कंफर्मेशन लो कि तुमको पैसा मिल गया, फिर उनका यूटिलाइजेशन वाउच करो। हो वाओ, वी डन विद द बिगेस्ट चैप्टर, ठीक है। तो ये तुमको टेलीग्राम चैनल पर ये फ्रीली अवेलेबल पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसे सारी पीडीएफ फ्री है, सारी वीडियोस में डाल चुका हूँ रट्टाफिकेशन सीरीज की। सो आई होप इसके बाद तुम्हारी ऑडिट इजी हो जाएगी। जितनी बार हो सके वीडियोस देखता रहना, बार बार वीडियो देखना, जब तक तुम देखते रहोगे, ट्रैवलिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वीडियो देखते रहो, याद होता रहेगा। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बनाया अपन ने। और अब जो टॉपिक मैंने छोटे छोटे स्किप कराए, छोटे छोटे टॉपिक मैंने स्किप करे, एक बार मॉड्यूल खोल के रीड कर लेना कि तुम एमसीक्यू वगैरह उसको इजीली सॉल्व कर सको। मैं सब कुछ रट्टा मारने की नहीं बोला, रटवा तो मैंने यहाँ पे दिया, पर अब बाकी चीजें क्या करनी, रीड कर लेना, ताकि एमसीक्यू के सिनेरियो से तुमको इजीली हो जाए, ग्रैब हो जाए। जैसे एग्जाम में मॉड्यूल खोल के एक बार नॉर्मली रीड कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा ग्रिप अच्छी होगी, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल।